नमस्कार दोस्तों। आज आपका टॉपिक है राजपूत राजवंश। यानी जिस तरीके से राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी वो आज आपको पढ़ने हैं। प्रत्येक राजपूत राजवंश की उत्पत्ति का क्या सिद्धांत है, किसने वो सिद्धांत दिया था, उन सब सिद्धांतों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और वो सिद्धांत कितने सिद्धांत हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो माना जाता है, सबसे पहले एक शासक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, कुछ टाइम पहले खत्म हुआ है आपका ये टॉपिक, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश। वर्धन वंश के अंतिम शासक थे हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु 647 में हो गई थी। और इन्हीं के कुछ सामंत थे, ऐसे ही मान के चलता हूं मैं सामंत। तो उन सामंतों को हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक स्वतंत्र राज्य मिला, और जिस राज्य के शासक के रूप में वो उभरे उन्हें राजपूत कहलाए, क्योंकि ये अपने आप को राजपुत्र कहते थे। राजपुत्र कहते थे अपने आप को, तो राजपुत्र शब्द ही बाद में क्या बन गया, राजपूत। ये भी एक थ्योरी है जो कि राजपूत उत्पत्ति से संबंधित मानी जाती है। बाकी और राजपूत उत्पत्ति की जो जितनी भी थ्योरीज हैं वो हम सारी आज पढ़ेंगे। ये हर्षवर्धन वाली आपने पढ़ ली, इससे आगे चलते हैं। और सबसे पहला है अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत, और ये अग्निकुंड सिद्धांत जिसने दिया है वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई किसके कवि थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के। देखो, राजपूत राजवंश में राजकवि थे ये, एक राजपूत राजवंशी था पृथ्वीराज चौहान का, चौहान वंश का ही एक राजकवि थे ये। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, कौन सी? पृथ्वीराज रासो, जो कि सबसे ज्यादा बार पेपर में आती है। और अग्निकुंड सिद्धांत क्या था कि वशिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ किया। कहां पर? माउंट आबू पर एक यज्ञ किया। माउंट आबू राजस्थान में, जहां पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन केंद्र है, उसके बारे में। यानी वशिष्ठ ऋषि ने यहां पर एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ में 4 प्रजातियां उत्पन्न हुई। ये सिद्धांत केवल चंद्रबरदाई का है कि अग्निकुंड से 4 प्रजातियां। सबसे पहली थी गुर्जर प्रतिहार, अगली है परमार, फिर है चौहान, और फिर है चालुक्य। यानी वो 4 प्रजातियां थी ये, जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से मानी जाती है। अग्निकुंड सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया था, और 4 ये प्रजातियां उत्पन्न हुई थी। कुछ लोगों ने इनका समर्थन भी किया था, कुछ लोगों ने समर्थन नहीं भी किया था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, तो कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, कुछ लोग उनका समर्थन नहीं करते हैं। अगला सिद्धांत, इसे देखो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है वैदिक आर्य। यानी जो वैदिक आर्य लोग थे, वैदिक आर्य जो थे, इनसे इसकी संबंध उत्पत्ति मानी जाती है राजपूतों की। और राजपूतों की उत्पत्ति इनसे कौन मानता है? सीवी वैद्य और डॉक्टर हीराचंद ओझा। डॉक्टर हीराचंद ओझा इनसे मानते हैं, वैदिक कार्यों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। ये दूसरा सिद्धांत था। अब तीसरा सिद्धांत है विदेशी मानना। यानी कुछ लोग इन्हें विदेशी मानते थे। अब याद करने का तरीका क्या होगा? विदेशियों को विदेशी ही मानेंगे। जैसे कि विदेशी मानते थे, विदेशी कौन कौन मानते थे? सबसे पहले थे, एक विदेशी थे जेम्स टॉड, दूसरे थे कनिंघम, और तीसरे थे स्मिथ। ठीक है, 3 जो विदेशी थे वो मानते हैं कि विदेश की ताकतें थी जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वही बात में राजपूतों के रूप में उभरे थे। तो जेम्स टॉड किसको मानते हैं? शक या सीथियन प्रजाति को राजपूत
की उत्पत्ति का सोर्स मानते हैं। कनिंघम मानते हैं कि कैसे क्या मिला देना, कनिंघम मानते हैं कि कुषाणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, और सिमित मानते हैं कि हूणों से उत्पत्ति हुई है। सिमित मानते हैं कि हूणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये विदेशी सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत है इनका। लिखो जल्दी से। लिखा, आगे चलते हैं। अब चौथा सिद्धांत आता है, और चौथा सिद्धांत है कि लोग मानते हैं, यानी कुछ मानते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति है, यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति, और ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानने वाले ब्राह्मणी हैं, याद भी कर लेना, गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। गोपीनाथ शर्मा के साथ एक व्यक्ति और है, भंडारकर भी हैं एक। फिर पांचवा सिद्धांत है सूर्यवंशी होना, यानी ये मानते हैं कि भाई सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी कौन थे? भगवान राम के वंशज थे, हमारे राम सूर्यवंशी। तो यानी सूर्यवंशी किसने माना है? दशरथ शर्मा है जो, उन्होंने इन्हें सूर्यवंशी सिद्धांत का कहा है। और दशरथ शर्मा के साथ एक व्यक्ति और थे, याद करने के लिए बता दूं आपको, जगदीश गहलोत और थे जिन्होंने इनको सूर्यवंशी माना है। अब छठवां सिद्धांत यानी सिक्स्थ प्रिंसिपल है मानने जाने वाला कि ये मिश्रित कुल के थे। ये देखो यहां पर बात आके फैसला हो गया, यहां पर बात आकर के निपट जाती है कि ये जो थे वो मिश्रित कुल के थे, यानी जो कह रहे हैं वो सभी कह रहे हैं, सभी सही कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा था। उनमें से ये किसने कहा था? डीपी चट्टोपाध्याय। ये तीन सभी सिद्धांत आपके समझ में आ गए होंगे। सभी सिद्धांत, और सभी सिद्धांतों के साथ क्या कहा जाता है कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी, यानी हर सिद्धांत में अलग तरीका बताया गया है। राजपूतों की कुल कितनी शाखाएं थी? 36 शाखाएं थी, 36 शाखाएं थी। और ये 6 सिद्धांत थे जिनसे राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब वंशों में राजपूत में पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण वंश होगा उसके बारे में हम सारी जानकारी लेके चलेंगे। लिखो इन्हें जल्दी से। चलो भाई आगे चलते हैं। ये 36 शाखाएं बता देता हूं आपको। ये वो 36 शाखाएं हैं जो कि राजपूतों के वंशों से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हो इसका। अब इसमें पढ़ते हैं हम वो महत्वपूर्ण शासक जिसके बारे में, यानी महत्वपूर्ण वंश जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण वंश है चौहान वंश। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वंश है चौहान वंश। चौहान वंश संस्थापक हैं इसके वासुदेव। वासुदेव के बाद अज्ञेराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज, विग्रहराज फोर्थ, जिनका नाम बीसल देव भी था। बीसल देव जिन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था अजमेर के अंदर, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ करके 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। विग्रहराज फोर्थ के बाद अगला शासक सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज थर्ड। यानी जिस पृथ्वीराज के बारे में हम पढ़ते हैं वो पृथ्वीराज थर्ड। तो शासकों का क्रम कैसे जानेंगे? चौहान वंश याद क्या रखना है, इसका संस्थापक हमें वासुदेव था। वासुदेव के बाद अज्ञेराज, अर्णोराज, विग्रहराज, सोमेश्वर और पृथ्वीराज। सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक पढ़ना है वो पृथ्वीराज तृतीय है। तो एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। ये चौहान वंश के शासक, फिर पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। देखो जल्दी से ये सारी चीजें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो
आज पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज थर्ड, जिसको हमने नाम दिया था, यानी जिसके अन्य नाम थे राय पिथौरा और दलपंगुल, ये अन्य नाम है। विजेता होने के कारण इसको ये दो अलग नाम मिले थे। टाइमिंग है इसकी 1177 से 1192। ये सभी इतिहासकार लिखते हैं 1177 से 1192, परंतु चंद्र बरदाई हैं वो 1206 लिखते हैं अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो की ये कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं। पिता का नाम मैंने अभी आपको बताया था, क्या नाम था पिता का नाम? सोमेश्वर चौहान। यहां पे लिख रहा हूं भाई, सोमेश्वर, सोमेश्वर पिता का नाम था। राजधानी क्या थी? अजमेर। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, किसी भी शासक के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसकी स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। स्थिति की जानकारी मतलब उसका पड़ोस के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें किसी भी व्यक्ति की जानकारी से पहले। इसलिए आपको यहाँ हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में याद रखनी है, एक प्रजाति थी, नाम था प्रजाति का भंडानक। भंडानक प्रजाति थी, दिख रहा होगा सभी को। यहाँ पर एक भंडानक प्रजाति थी। नीचे महोबा, यहाँ पर महोबा पड़ता है। महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल, चंदेल उसका वंश था, यानी चंदेल वंश का था, जिसके सेनापति थे आला और उदल। आला उदल बहुत वीर सेना नायक थे इसके। एक बार बीच में बिगड़ भी जाती है इनसे, परंतु बहुत वीर सेना नायक थे। यहां पे ही आपको बताता चलूं, आला और उदल को लड़ते हुए कवि ने देखा था जिनका नाम था जगनीक भट्ट। जगनीक भट्ट, जिन्होंने आला खंड की रचना की है। आला खंड जिसमें वीर रस है। हरियाणा में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आला खंड की रचना किसने की? आला खंड में रस कौन सा है, यानी वीर रस है। आला खंड की रचना जगनीक भट्ट ने की है। जगनीक भट्ट ने इनको लड़ते हुए देख लिया था, तो बताया था, क्या बताते हैं वो अपने आला खंड में, कि 12 बरस कुकर जिए, 14 बरस सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी कि ये जब भी अपने मरते दम तक एक कैसा जीवन जिया था? 18 वर्ष के क्षत्रिय की तरह का इन्होंने जीवन जिया था। तो आला खंड की रचना जगनीक भट्ट। अब यहाँ पे अगले शासक हैं कन्नौज के। कौन है कन्नौज के शासक? हैं जयचंद। और जयचंद का वंश है गेहड़वाल। गेहड़वाल वंश है जयचंद का। ठीक है भाई, याद रखना, जयचंद का वंश है गेहड़वाल। यहां गुजरात, गुजरात का शासक है भीमदेव सेकंड, और इसका वंश है चालुक्य। देखो सबसे ज्यादा इसी का वंश पूछा है हर बार पेपर में, कि पृथ्वीराज चौहान के समय पर गुजरात में किस वंश का शासन था? तो चालुक्य वंश का शासन था गुजरात में, और जिसके शासक थे भीमदेव सेकंड। अब बात करते हैं, यहां दिल्ली है, अब बात करते हैं बाकी चीजों की। तो भंडानक पे आ जाते हैं। सबसे पहले भंडानक एक ऐसी जाति थी, एक ऐसी प्रजाति थी, एक ऐसा पड़ोसी था कि जो जैसे अगर नजर हट जाती है तो दुर्घटना घटी। यानी कि जैसे पड़ोसी होते हैं ना, कि जमीन से नजर हटी तो वो तुरंत उसकी जमीन में अपना जमीन का हिस्सा बढ़ा देते हैं, ऐसे ही भंडानक थे। भंडानकों को धीरे धीरे क्या, किसी शासक की जमीन से नजर हटती थी तो ये उसकी राजधानी की तरफ बढ़ते थे, और राजधानी की तरफ बढ़ करके उसकी राजधानी पर लूटपाट करते थे। ये सब बात पृथ्वीराज को पता चली। तब तक ये कहां तक पहुंच चुके थे? मथुरा। तब तक ये मथुरा तक आ चुके थे। तो पृथ्वीराज चौहान इनको यहां पर आकर के खत्म करता है। और सबसे पहला क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान के बारे में आता है कि भंडानकों का दमन किसने किया था? तो भंडानकों का दमन किसने किया है? पृथ्वीराज चौहान ने। सर्वप्रथम भंडानकों का दमन किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान इधर भंडानकों का दमन करता है। इधर क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान का एक सैनिक दिल्ली गया हुआ था, और सैनिक जब दिल्ली गया हुआ था तो दिल्ली से आते समय वो महोबे में आराम कर रहा था पृथ्वीराज चौहान का सैनिक। तो क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान का सैनिक यहां पर आराम कर रहा होता है, इधर परमर्दी देव चंदेल उस सैनिक को मरवा देता है। तो यानी पृथ्वीराज चौहान के सैनिक को मरवा देता है ये। और उसी समय पर एक घटना हो जाती है कि आला उदल परमर्दी देव चंदेल के पास नहीं होते हैं। जब पता लगता है पृथ्वीराज चौहान को कि मेरा सैनिक मरवा दिया गया है, किसके द्वारा?
परमर्दी देव चंदेल के द्वारा मेरा सैनिक मरवा दिया गया है। तो ये अपनी सेना लेकर के यहां यूपी में एक जगह है नारायणा, नारायणा, नारायणा में आते हैं और नारायणा में परमर्दी देव चंदेल इन्हें मना करके लाता है अलाउद्दीन को। एक युद्ध होता है 1182 तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध होता है जिसमें परमर्दी देव चंदेल की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और अलाउद्दीन इसी नारायणा के युद्ध में मारे जाते हैं। यानी अगर पूछ ले कि भाई अलाउद्दीन को किसने मारा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। कौन से युद्ध में मारा था? 1182 तुमुल का युद्ध। याद रहेगा क्वेश्चन? ठीक है। अब ये 1182 चलते चलते इधर एक शासक और पढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान का एक शासक था, नाम था उसका मोहम्मद गौरी, और इसका पूरा नाम बता दूं आपको। इसका पूरा नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। ये भी आ चुका है पेपर में, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। ये याद रखना ये बात। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन में युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का जो पहला युद्ध होता है और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गौरी की हार होती है इस युद्ध में। याद रखना किसकी हार होती है इसमें? गौरी की। और गौरी वापस चला जाता है। गौरी के साथ यहां पर एक व्यक्ति और आते हैं, नाम है उनका शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आने वाले पहले सूफी संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि पहली बार भारत में मोहम्मद गौरी के साथ आते हैं। कहा जाता है कि ऊंटों के काफले और रेत के निशान देखकर ख्वाजा फारस छोड़ आए राजस्थान देखकर। यानी एक बार में राजस्थान में ऐसे रुके कि कभी वापस गए ही नहीं, तो यहीं पर रह जाते हैं। जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह है वो भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहे होंगे सारे। 1177 से 1192 और 92 से 1206 तक चंद्रबरदाई रखता है। ये चीजें आपने पढ़ी। अब इनको थोड़ा सा और ढंग से पढ़ने के लिए मैं ये इरेज कर रहा हूं। लिखो भाई जल्दी से, ये इरेज कर देता हूं मैं। फोटो ले लिया करो जल्दी से, जब लिख नहीं पाओ तो फोटो ले लिया करो। यहां पृथ्वीराज, यहाँ कन्नौज तो जयचंद जो लिखे थे, परमर्दी देव चंदेल को नहीं लिखते हैं इस बार, दिल्ली। और यहाँ गुजरात और यहाँ है भीमदेव सेकंड। देखो वो युद्ध में तो गौरी को हरा दिया 1191 के पहले तराइन के फर्स्ट युद्ध में। अब क्या होता है, जयचंद की एक बेटी थी, जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या होता है कि जयचंद यानी संयोगिता के मामा भी कहाँ हैं? दिल्ली में। और पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल भी कहाँ है? दिल्ली में। तो उसी टाइम की एक कहावत है कि बच्चों को मामा के यहाँ नहीं भेजना चाहिए, बिगड़ जाते हैं। तो यही वो कहावत है। यानी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों दिल्ली में हैं। तो दोनों की जब कोई बात हो जाती है, बात होने का मतलब जैसे भी आजकल प्रोसेस फॉलो होते हैं, वो उससे अच्छा प्रोसेस कोई ना कोई रहा होगा जो उस समय पर फॉलो हुआ होगा। तो इन दोनों की बातचीत हो जाती है। और जब सोचो छोटे मोटे लोगों के भी जब गुप्तचर होते हैं, तो ये तो राजा थे, यानी जयचंद को तुरंत पता लग गई कि संयोगिता की कोई ऐसी बात हो गई है। तो ये वहां से उसको ले आते हैं। पृथ्वीराज चौहान वहां पर बात रह जाती है। पृथ्वीराज चौहान के दिमाग में एक बात आती है कि ये हादसा तो एक ना एक दिन मेरे साथ गुजरने वाला ही था। मैं बच भी जाता मगर एक रोज तो मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। यानी कि ये संयोगिता को उठा करके ले आते हैं और क्या रख देते हैं? संयोगिता का स्वयंवर कर देते हैं। संयोगिता का स्वयंवर मतलब अपना वर खुद चुनने की अनुमति दे देते हैं। और ये बात किसको पता लग जाती है? पृथ्वीराज चौहान को। तो जयचंद जब स्वयंवर करता है तो पृथ्वीराज चौहान को बुलावा नहीं भेजता और क्या रख देता है पृथ्वीराज चौहान की वहां पर एक
मूर्ति रख देता है पृथ्वीराज चौहान की, और मूर्ति भी ऐसी जगह पर रख देता है जहां पर लोग बाग मतलब अपने जूते उतारते थे, यानी कि बेइज्जती करने का उसकी प्रोसेस था ये। और उसमें जब संयोगिता को हाथ में वरमाला दे दी जाती है, और वरमाला देने के बाद का जो प्रोसेस रहता है वही वरमाला लेकर के आगे चलती है, और किसी शासक के आगे जाकर के फिर ऐसे देखना, फिर जब पसंद ना आए तो नीचे, यानी वो पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ था। और उसी प्रोसेस से क्या हुआ, फिर संयोगिता को जब पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति सामने दिखती है तो वो मूर्ति के गले में माला डाल देती है, और क्या होता है कि मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, यानी कि वहां से ये बात मूर्ति के गले में माला डाल दी जाती है। ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता लगती है, और पृथ्वीराज चौहान यहाँ से संयोगिता को उठा करके ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं संयोगिता से। तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के पास आ जाती है, और इधर कन्नौज का जो पड़ोसी था यानी जयचंद से बिल्कुल दुश्मनी हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। इधर यहाँ पर एक और छोटी सी राज्य की राजकुमारी थी, नाम था उनका इच्छिणी। अब क्या था, इच्छिणी शादी करना चाहती थी पृथ्वीराज चौहान से, और भीमदेव शादी करना चाहता था इच्छिणी से, यानी ये भी एक ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान इससे भी ले आते हैं अपने पास और शादी कर लेते हैं, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की शादी हो जाती है, और महाराज बिल्कुल बिजी हैं। सही, और ये क्या होता है, मैं तुझको उठा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे घर से तेरे बाप के घर से, यानी कि इन दोनों से शादी कर लेते हैं। इधर वही टाइम आ जाता है 1192 और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध का समय हो जाता है, और गौरी तो 1 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा था, और तैयारी तो महाराज भी कर रहे थे पर तैयारी कहीं और चल रही थी महाराज की। तो गौरी युद्ध के लिए 1192 में आ जाता है तराइन में, और युद्ध तराइन का सेकंड युद्ध बुलावा भेज दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है युद्ध के लिए। पृथ्वीराज चौहान कहते कोई बात नहीं, अभी तो हरा के भेजा, कुछ दिन पहले फिर हरा देंगे। इसमें साथ देने वाला भी कोई नहीं था इस समय पर, गौरी से युद्ध के समय पर साथ देने के लिए इनका एक सेनापति था, नाम है उनका गोविंद राय। गोविंद राय और एक राजा था समर सिंह, केवल इनके साथ छोटी सी सेना को लेकर के तराइन चले जाते हैं। तराइन यानी करनाल हरियाणा में चले जाते हैं, और युद्ध की पूरी तैयारी हो जाती है। तब भी गौरी अपना एक दूत भेजता है कि हमें एक चौकी स्थापित करने लायक जगह दे दीजिए, युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। परंतु पृथ्वीराज चौहान अपने उसी तेवरों में रहते हैं, कहते हैं कि अब यहाँ तक आए तो युद्ध ही करके जाएंगे। तो युद्ध करने के लिए सारी तैयारियां हो जाती हैं, और कह दिया जाता है भाई सूर्य की सुबह पहली किरण के साथ युद्ध होगा। परंतु गौरी अपनी आदत से बाज ना आते हुए एक सेनापति को मिला लेता है, और पृथ्वीराज चौहान के घोड़े को बदल दिया जाता है। घोड़े का नाम था पृथ्वीराज चौहान के नाट्यरंभा, इसको बदल दिया जाता है, और युद्ध की शुरुआत होती है, यानी कि युद्ध होता है। और ये दोनों लड़ते हुए करनाल से लड़ते हुए यहां आ जाते हैं सिरसा में। सिरसा में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को गौरी मार देता है। बाकी सभी इतिहासकार ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या गौरी ने 1192 सिरसा में कर दी थी, केवल चंद्रबरदाई को छोड़कर। चंद्रबरदाई लिखते हैं कि मारा नहीं था, अपने साथ कैद करके ले गए थे। मारा नहीं था, अपने साथ कैद करके ले गए थे। ये रेज कर दूं, मारा नहीं था, अपने साथ कैद करके ले गए थे, यानी 1192 में अपने साथ ले गए थे। कहां? अफगानिस्तान, यानी गजनी ले जाते हैं अपने साथ, और गजनी ले जा करके कैद कर दिया जाता है। जब दरबार में पेश किया जाता है तो आंखें नीची नहीं करते हैं पृथ्वीराज चौहान। वो कहता आंखें नीची करो, कहते हैं हम सर कटा सकते हैं, राजपूत हैं, अपनी आंखें नीची नहीं करेंगे। तो आंखें नीची नहीं करता तो सलाखों से उसकी दोनों आंखें फोड़वा दी जाती हैं, दोनों आंखें फोड़ दी जाती हैं, अंधे हो जाते हैं, और कैद कर दिया जाता है कारागार में। और उस समय कैद में रहते हुए समय आ जाता है 1206, और 1206 में तब उनका एक मित्र यानी चंद्रबरदाई उनसे मिलने के लिए आता है। और चंद्रबरदाई मिलने के लिए आता है तो चंद्रबरदाई को मिलने की अनुमति तो दी जाती है, परंतु यह कह दिया जाता है कि भाई कम से कम 10 हाथ दूर रहकर आप इनसे मिल सकते हो, 10 हाथ दूर रहकर मिलोगे। तो तब ये उनसे मिलते हैं, और मिलने के साथ एक योजना बनाई जाती है कि भाई कैसे कैसे दरबार में करना है। चंद्रबरदाई
तब गौरी से कहते हैं कि मेरे स्वामी हैं यानी पृथ्वीराज चौहान है, उन्हें एक ऐसी विद्या आती है कि वो कहीं पर भी केवल आवाज को सुन करके बाण चला सकते हैं और वो बाण सटीक एकदम जाकर के निशाने पर लगेगा। गौरी इस अचंभे में रह जाता है और कहता है कि ये कला तो हमारी सेना में होनी चाहिए और मैं देखना चाहूंगा। ये दरबार में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया जाता है और गौरी अपने सैनिक से कहता है भाई इससे बोलो बाण चलाएगा, परंतु चंद्रबरदाई कहते हैं कि जी ये राजा हैं, राजा के कहने से ही बाण चलाएंगे। तो जब राजा के कहने से ही बाण चलाने की बात आती है तो गौरी कह देता है, उस योजना को समझ नहीं पाता। तब चंद्रबरदाई उन्हें एक वाक्य के माध्यम से समझाते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है चूक मती चौहान, यानी कि समझा दिया जाता है कि इतनी दूरी पर बैठा है, इतनी ऊंचाई पर बैठा है, चूकना नहीं है। तब पृथ्वीराज चौहान भाला मारते हैं और भाला गौरी की गर्दन से पार हो जाता है। ये इतिहास लिखा है चंद्रबरदाई ने। यानी कि 1206 में कौन कौन मारे जाते हैं? पहले मोहम्मद गौरी मारा जाता है, फिर चंद्रबरदाई किसको मार देता है? पृथ्वीराज चौहान को यानी पृथ्वीराज को, और फिर किसको मार लेता है? खुद को। यानी 1206 में गौरी भी खत्म, पृथ्वीराज भी खत्म और चंद्रबरदाई भी खत्म। ठीक है, तो ये इतिहास है पृथ्वीराज रासो के हिसाब से जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा था। और बाकी बीच का इतिहास में आपको केवल एक युद्ध मिलेगा 1194 में चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को हराता है। बाकी और इतिहास आपको मिलेगा नहीं। दूसरा जिसमें इतिहासकारों का विवाद होता है वो पेपर में क्वेश्चन नहीं आया करते। मैंने कोशिश की है आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर करे हों। इसके बाद इसको नोट कर लिया करो जल्दी से। इसके बाद इसमें मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, नाम है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम है उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कि जब गौरी की मृत्यु हो जाएगी तो 1206 में क्या बनाएगा? सल्तनत, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। तो ये सुल्तान बनेगा सल्तनत काल का, सल्तनत काल। और कौन सा वंश बनाएगा? गुलाम है तो कौन सा वंश बनाएगा? गुलाम वंश। ठीक है, सल्तनत काल कहां तक चलेगा? 1206 से 1526 तक सल्तनत काल चलेगा, जिसमें हम आपको यहां पर पानीपत का पहला युद्ध भी पढ़ाएंगे। सारा इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। और वंश कौन सा होगा? ये अंतिम वंश इसमें होगा लोधी वंश, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। और ये टाइमिंग और ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। धन्यवाद।